तो हमने ये देखा कि जो एवरेज वैल्यू है, अगर हाफ साइकिल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल में वन एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में उसी करंट की कैसे निकालेंगे, 1/t/2। टाइम इंटरवल जो टोटल लिखते थे उसको इस बार हाफ लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से फिर हाफ टाइम इंटरवल I0 sin ओमेगा t dt, और इसे इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है कि वैल्यू कितनी आएगी। हालांकि हिंट के तौर पे मैं बता दूं, 2/पाई कितना आंसर आएगा, 2/पाई टाइम्स I0, ये आंसर आएगा, 2/पाई टाइम्स I0, ये आंसर आएगा। यही आपको खोज के रखना है। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक मिनट मैं चेक कर लूँ क्या यही आंसर है या नहीं, एक मिनट, ठीक है। हाफ साइकिल में जो वैल्यू होती है, यस करेक्ट, इन हाफ साइकिल द वैल्यू इज 2/पाई टाइम्स टोटल करंट, एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल, यही आपको निकालनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि कैसे हम इस अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ का अपने सर्किट में यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने सर्किट पढ़े थे वो सारे डीसी सर्किट पढ़े थे। डीसी सर्किट का मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा सा याद करा दूं, जैसे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसमें हमने एक बैटरी डायरेक्ट जोड़ दी और हमने क्या बोला, 5 वोल्ट की बैटरी 10 ओम के रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो कितना करंट फ्लो कराता था, 2 एम्पियर का V/R, मैंने 1/2 सॉरी 1/2 एम्पियर का, ठीक है, 1/2 एम्पियर का करंट फ्लो कराता था। या अगर हम कैपेसिटर की बात करते थे, जिसमें है कि इसका कैपेसिटेंस जो भी है, मान लो 2 माइक्रोफैरड है और हमने जो है 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो कितना चार्ज डेवलप हुआ, C/V। तो ये सारे जो वोल्टेजेस हैं ये फिक्स वैल्यू हैं, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 2 माइक्रोफैरड इंटू 5, 10 माइक्रोकूलम चार्ज इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी स्टडी हमने डायरेक्ट डीसी वोल्ट मतलब डायरेक्ट वोल्टेज पर, मतलब वैल्यू फिक्स है, ठीक है। डीसी सोर्स पर हमने देखा था 5 वोल्ट फिक्स है, या 10 वोल्ट 15 वोल्ट, जो कि टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। पर क्या होगा अगर हम इसी रेजिस्टेंस में टाइम वेरिंग सोर्स लगा दें, मतलब 5, जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 साइन ओमेगा टी, या इसमें 5 साइन ओमेगा टी लगा दें, तो ये वेरिएशन क्या होंगे, इसमें चार्ज का वेरिएशन या इसमें करंट का वेरिएशन कैसा आएगा, इसी को हमें स्टडी करना है, और इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट एनालिसिस, ठीक है, अलग अलग सर्किट की एनालिसिस। तो पहला हम देखेंगे कि व्हेन एन अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योरली रजिस्टर, ठीक है, क्या बोलेंगे, व्हेन अल्टरनेटिंग सोर्स, क्या बोलेंगे, व्हेन एन अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है, या इसी को प्योरली रजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं। तो क्या करेंगे भाई, मान लिया एक रेजिस्टेंस है और हमने इसको एक ईएमएफ सोर्स दे दिया, ठीक है, ये होता है सिंबल ईएमएफ सोर्स का, जिसको हम लोग लिखते हैं V=V0 sin ओमेगा टी, हम लोग बोलते हैं V=V0 sin ओमेगा टी। ये है हमारा टाइम वेरिंग सोर्स और ये है इसका सिंबल। डीसी का क्या होता है, ऐसे 2 लाइन खींचते, एक बड़ी लाइन पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये फिक्स होती है वैल्यू, ये वेरिएशन के साथ। इसको हमने किसी आर रेजिस्टेंस के क्रॉस जोड़ दिया, तो अब इसमें से क्या होगा, करंट निकलेगा। तो वो जो करंट होगा उस करंट का कैरेक्टरिस्टिक मतलब बिहेवियर इस सर्किट में कैसा होगा, ठीक है। तो अगर हम कभी भी ये बोलते हैं कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्किट, तो इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज देने पर, ठीक है, करंट का बिहेवियर कैसा होता है, इसी को कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, इस सर्किट में जब हमने ये टाइम वेरिंग वोल्टेज दिया तो हमको पता करना है कि सर्किट में करंट का वेरिएशन कैसा होगा। तो चलो भाई देखते हैं क्या करेंगे, वही बेसिक कॉन्सेप्ट, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, जो वोल्टेज यहाँ दिया वही सारा ड्रॉप यहाँ पर आएगा, तो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, लूप लॉ लगाएंगे। लूप लॉ लगा के क्या लिखेंगे कि जो आई आर है वो बेसिकली वी के बराबर होना चाहिए, मतलब आई जो होना चाहिए V/R के, या V0/R साइन ओमेगा टी के, या I=I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ I0 की वैल्यू कितनी है, V0/R। मतलब क्या देखा हमने, जब किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस टाइम वेरिंग वोल्टेज दिया तो हमको टाइम वेरिंग करंट मिलता है, ठीक है। अब हमको पता है कि ये भी साइनोसॉइडल बिहेवियर का है और इसमें भी साइन ओमेगा टी आ रहा है,
करंट भी साइनोसॉइडल बिहेवियर का आया, इसमें भी साइन ओमेगा टी आया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब वोल्टेज जीरो होगा उसी समय सर्किट में करंट भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना। तो जैसे जैसे वोल्टेज वेरी करेगा टाइम के साथ, उसी के साथ साथ उसी तरीके से करंट भी सर्किट में वेरी करेगा। मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कहेंगे कि वोल्टेज और करंट एक साथ वेरी करेंगे, या फिर इसको अल्टरनेटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। बात समझ में आ रही है? मतलब जिस तरीके से वोल्टेज व्यवहार करेगा सर्किट में, उसी तरीके से करंट भी व्यवहार करेगा। मतलब अगर हम इसको डायग्राम के हिसाब से समझना चाहें कि वोल्टेज के हिसाब से अगर हमने ये वोल्टेज का ग्राफ बना दिया कि एक कंप्लीट साइकिल में यहाँ तक में वोल्टेज ऐसे वेरी कर रहा है जिसकी पीक वैल्यू है V नॉट, तो करंट भी कुछ ऐसे ही वेरी कर रहा है, लोअर मैग्नीट्यूड का एम्पलीट्यूड होगा इसका। क्यों लोअर होगा वो बता देता हूँ अभी। क्योंकि देखो इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो I नॉट है उसकी वैल्यू V नॉट बाई आर है, मतलब V नॉट से थोड़ा सा और छोटा बाई आर, तो ये वैल्यू है V नॉट बाई आर, इसीलिए करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा छोटा है। तो दिस इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ फॉर I एंड दिस ग्राफ फॉर V। क्या देख रहे हो? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज घट रहा है वैसे वैसे करंट भी घट रहा है, फिर करंट वोल्टेज नीचे नेगेटिव में बढ़ रहा है, करंट भी नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो वेरिएशन सेम है, तो इसलिए क्या बोलते हैं कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। ठीक है, फेज तो जानते ही हो, ये जो ओमेगा टी प्लस फाई, इसी को कहते हैं हम लोग फेज। यहाँ पर फाई नहीं है, ओमेगा टी। जैसे जैसे वेरिएशन है, फेज मतलब फेज एंगल का मतलब एंगुलर बिहेवियर, एंगुलर वेरिएशन। ठीक है, टाइम बदलने पे कितना एंगुलर वेरिएशन होता है। इस चीज़ को हमने वेव मैकेनिक्स में भी 11th में पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत याद होगा आपको। अदरवाइज जब मैं अभी फेजर समझाऊंगा तो वहाँ पर फिर से रिपीट करूँगा। ठीक, अच्छा, अब हम यहाँ पर अगर पावर की बात करें तो पावर, इंस्टेंट पावर की हम बात करें तो जो वोल्टेज और जो सर्किट में करंट है वही क्या होगा, पावर इंस्टेंट होगा सर्किट के क्रॉस सर्किट में। तो पावर वोल्टेज कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब पावर कितना है, करंट कितना है, सॉरी, I नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब वैल्यू हो जाएगी V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारा है इंस्टेंट वैल्यू पावर का, किसी भी वक्त जैसे जैसे टाइम बदलेंगे वैसे वैसे पावर की वैल्यू बदलती जाएगी। ये फिक्स है, ये फिक्स है, साइनोसाइडल वेरिएशन हो रहा है। और अगर हमसे कोई पूछे एवरेज पावर वेरिएशन तो लिखेंगे V नॉट I नॉट एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और हमको पता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है वो हाफ होती है। यहाँ पे पुट करेंगे तो लिखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2, या इसको लिख सकते हैं V नॉट बाई √2 I नॉट बाई √2। तो इसका मतलब एवरेज पावर लॉस इन अल्टरनेटिंग सर्किट कितना होता है, VRMS इंटू IRMS। क्योंकि ये अभी हमने देख रखा है कि I नॉट बाई 2 इज IRMS, V नॉट बाई 2 इज VRMS। मतलब ये हुआ कि अगर हम यही डायरेक्ट DC सर्किट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, DC पावर की बात करते हैं। ठीक है, तो वो जो पावर होता है वो डायरेक्ट V नॉट इंटू I नॉट होता। पर यहाँ जो AC पावर की हम बात कर रहे हैं, AC सोर्स सर्किट में, उस केस में VRMS इंटू IRMS आता है। ठीक है, तो ये हो गया पावर। अब हम बात करेंगे कि अगर हम किसी अल्टरनेटिंग सोर्स को किसी कैपेसिटर के क्रॉस जोड़ते हैं तो क्या वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो देखते हैं अल्टरनेटिंग वेरिएशन अक्रॉस कैपेसिटर। बात करेंगे कैपेसिटर की, अल्टरनेटिंग सोर्स अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस, तो जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, इसके क्रॉस हमने एक टाइम वेरिंग सोर्स लगा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी अगर हम इसमें देंगे, इसकी कैपेसिटी C है, तो इस पर किसी इंस्टेंट पर चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ या यूजिंग किरचॉफ लॉ। ठीक है, यूजिंग किरचॉफ लॉ Q इज इक्वल्स टू CV। मतलब किसी इंस्टेंट जो सर्किट इस कैपेसिटर पे चार्ज डेवलप होगा वो ये होगा। तो V की वैल्यू कितनी लिखेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हमको इस सर्किट में उस इंस्टेंट पर कितना करंट वेरिएशन है अगर वो निकालना होगा तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो इंस्टेंट करंट I इज बेसिकली dq बाई dt। डिफरेंशिएट करेंगे CV नॉट d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो इसको लिख सकते हैं I इक्वल्स टू C V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ध्यान से देखो, तो इसको और मॉडिफाई करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ V नॉट बाई
1/ωc, राइट, और कॉस को लिख सकता हूँ मैं sin ωt प्लस π/2। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ I = I0, इस पूरी क्वांटिटी को मैंने I0 मान लिया और फिर लिख दिया sin ωt प्लस π/2। तो अगर मैं किसी कैपेसिटिव सर्किट में, मतलब सिर्फ कैपेसिटर लगा हो, उस कैपेसिटिव सर्किट में अगर मैंने टाइम वेरिंग वोल्टेज दिया तो मुझे टाइम वेरिंग करंट ही मिलता है, बशर्ते कि इस बार थोड़ा सा फेज वेरिएशन आया है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कुछ ऐसा आया है। तो अगर इसको एक्सप्लेन करें तो क्या लिखेंगे कि I0 जो है वो V0/1/ωc है। अगर हम इस 1/ωc को ऐसे लिख दें XC, क्या लिख दें XC, तो ये हमारा कुछ V0/XC बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ ना कुछ V0/R टाइप का, दैट इज ओम्स लॉ से अगर हम कंपेयर करें, है ना, ओम्स लॉ से कंपेयर करने पर हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारा XC है वो किसी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो बेसिकली ये जो XC है, जिसको हम लोग 1/ωc बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कैपेसिटिव सर्किट। मतलब इस सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, ठीक है, या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, दोनों स्टेटमेंट है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्यों कैपेसिटिव रिएक्टेंस है? क्योंकि यही बेसिकली इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। क्या है ये? बेसिकली इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब अगर हम ध्यान से सोचें कि व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ XC या 1/ωc, तो चूंकि एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है सर्किट के, तो इसकी यूनिट ओम होनी चाहिए। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो XC, अगर यूनिट ऑफ XC की बात करेंगे, यूनिट ऑफ XC, तो XC क्या आता है? 1/ωc। मतलब क्या हो जाएगा? 1/ω का मतलब रेडियन पर सेकेंड, मतलब 1/सेकेंड, और C मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मतलब फैरड, फैरड का मतलब कितना हो जाएगा? कूलम पर वोल्ट। इसको लिख सकते हैं वोल्ट इंटू सेकेंड बाई कूलम, ठीक है, बाई कूलम। और कूलम कितना होता है? वोल्ट सेकेंड। कूलम कितना होता है? एम्पियर, ठीक है। Q बराबर I इंटू टी होता है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो वोल्ट पर एम्पियर बचा, और वोल्ट पर एम्पियर होता क्या है? ओम। तो इसका मतलब यूनिट ऑफ XC जो है वो बेसिकली ओम के बराबर आ रहा है। तो अगर ओम के बराबर आ रहा है तो इसी से हमारा क्लियर होता है कि हमारा जो XC है वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस है, बस उसका नाम क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, ओके। अब अगर हम जरा सा कैपेसिटिव सर्किट के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस और करें, थोड़ा एडवांस लेवल पे, तो क्या देखेंगे? देखो, हाउ XC बिहेव फॉर AC एंड DC। हमारा जो XC है वो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के लिए कैसा बिहेव करता है? तो देखो, XC बराबर होता क्या है? 1/ωc, और ओमेगा क्या हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब 2πf इंटू C। अब अगर हम बात करेंगे DC की, किसकी बात करेंगे? DC। हमको पता है कि डायरेक्ट करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10/0 होती है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है। 10/0 मतलब वेरी लो फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो XC है वो 1 फ्रीक्वेंसी है। अगर ये 10/0 होता है तो दिस इम्प्लाइज XC क्या होगा? 10/∞। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कैपेसिटर है या कैपेसिटिव सर्किट है, ध्यान से समझिएगा, जो हमारा कैपेसिटिव सर्किट है वो डायरेक्ट करंट के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा है और आप अगर DC करंट भेज रहे हैं तो कुछ देर बाद कैपेसिटर उस करंट को जाने नहीं देगा। इसका ये मतलब होता है। क्यों? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस, तो उस करंट को जाने नहीं देता। सिमिलरली अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी वेरी हाई, मतलब 10/∞, मतलब वेरी हाई, इन्फिनिटी इन द सेंस वेरी हाई है और कुछ नहीं। ऐसे केस में XC इज 1/f। अब अगर f की वैल्यू आप वेरी हाई रख दें, वेरी लार्ज वैल्यू, तो दिस रिप्रेजेंट XC टेंड्स टू 0। इसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? लो रेजिस्टेंस। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारा कैपेसिटर है, ये जो हमारा कैपेसिटर है, अगर इसमें अल्टरनेटिंग करंट I फ्लो कर रहा है तो ये एक लो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर के अंदर, मतलब कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट को नहीं रोकेगा।
ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालिसिस हो गया अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के बिहेवियर का कैपेसिटिव सर्किट में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, जो हमारा डिस्कशन हुआ उसमें हमने दो रिजल्ट पाए। क्या कि अगर हम कैपेसिटिव सर्किट में V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी देते हैं, क्या देते हैं, है ना। अगर हमने दिया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया तो हमको जो I मिला वो मिला I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि जब वोल्टेज जीरो होगा उस केस में करंट जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देख लो एट टी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ जीरो पुट करो तो जो तुम्हारा V होगा वो जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जीरो मतलब साइन जीरो की वैल्यू पूरा जीरो, मतलब V की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बट अगर आप टाइम इक्वल्स टू जीरो यहाँ पुट करो तो आपको मिलेगा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन जीरो प्लस पाई बाई टू, और ये हो जाएगा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन पाई बाई टू, मतलब आई नॉट, क्योंकि साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है 1। क्या मतलब हुआ कि जब तुम्हारा सर्किट में वोल्टेज जीरो होगा उस केस में सर्किट में करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो चूंकि साइनोसॉइडल बिहेवियर है तो जब वोल्टेज मैक्सिमम जाएगा तो उस समय करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होगा। मतलब कि अगर आप वोल्टेज को जीरो मानते हो तो करंट पाई बाई टू फेज आगे चलेगा। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, दैट इज current in capacitive circuit is pi by 2 phase ahead या लीड करता है pi by 2 phase ahead the voltage, pi by 2 phase ahead the voltage। ग्राफिकली अगर आप इसको डिस्कस करना चाहो तो भैया अगर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो सपोज अगर आपने ये वोल्टेज कहा है कि सर हाँ ये वोल्टेज इक्वेशन हो गया, तो उस केस में करंट आपका उस समय मैक्सिमम होगा। मतलब आपको कॉस का ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ पर कहीं कॉस का ग्राफ आएगा एंड द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का नेचर होगा ग्राफ का। ठीक है, देखो जब वोल्टेज जीरो है तो करंट मैक्सिमम हो गया उस समय, बात समझ में आ रही है। और जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया तो उस केस में करंट जीरो हो गया। यहाँ V नॉट है तो यहाँ पे क्या है, I नॉट है, जीरो हो गया। बात समझे। तो कुल मिला जुला के इस कैपेसिटिव सर्किट से ये समझ में आता है कि भैया जब वोल्टेज बढ़ेगा तो उस समय करंट, जब वोल्टेज जीरो होगा तो उस समय करंट मैक्सिमम पहुंच चुका होगा। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा धीरे धीरे करंट घटना शुरू करेगा। तो या तो हम ऐसे कहें कि विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज करंट जो होगा वो पाई बाई टू फेज आगे होगा, या ऐसे सोचे करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज पाई बाई टू फेज पीछे होगा। दोनों तरीके हैं। इस चीज़ को और अच्छे से हम फेजर में भी समझेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पावर की, इंस्टेंट पावर कि अगर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो उस केस में सर्किट में इंस्टेंट पावर कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वोल्टेज इंटू करंट, तो लिखेंगे वी नॉट आई नॉट। अब जो वोल्टेज आया करंट आया था हमारा कितना आया था, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इसी को कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। वोल्टेज वाला साइन ओमेगा टी, करंट वाला कॉस ओमेगा टी। तो पी इंस्टेंट क्या पाए हम, तो हमने पाया वी नॉट आई नॉट बाई टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस चीज़ को अगर हम अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे पी इंस्टेंट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। लिख सकते हैं इसको वी नॉट बाई अंडर टू आई नॉट बाई अंडर टू, तो हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस, और ये हो जाएगा हमारा साइन टू ओमेगा टी। याद रखिएगा वी आर एम एस वी नॉट बाई अंडर टू ये हमेशा अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग सर्किट में ही काम करता है। आई आर एम एस जो होगा वो आई नॉट बाई अंडर टू, ये भी हमेशा अल्टरनेटिंग करंट में या अल्टरनेटिंग सर्किट में ही काम करता है। तो ये हमारा टाइम डिपेंडेंट पावर आ गया। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे पावर की वैल्यू भी बदलती जाएगी। अब इसी का एवरेज वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ साइन टू ओमेगा टी। तो याद करो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन टू ओमेगा टी क्या होता था, जीरो। तो इसका मतलब एवरेज पावर इन वन कंप्लीट सर्किट ऑफ कैपेसिटिव सर्किट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इतनी स्टडी कहलाती है कैपेसिटिव सर्किट की स्टडी। ठीक है, अब बात करेंगे इंडक्टिव सर्किट की। किसकी बात करेंगे, इंडक्टिव सर्किट की। तो तीसरा केस बनता है इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट का मतलब जिसमें प्योर इंडक्टर लगा रहे। ठीक है,
तो भैया प्योर इंडक्टर का सर्किट बनाया और इसके अक्रॉस एक साइनोसॉइडल वोल्टेज लगा दिया। जब प्योर इंडक्टर की सर्किट में एक साइनोसॉइडल वोल्टेज लगाते हैं V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ध्यान से देखना कुछ किताबों में करंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता है, मैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो कोई खास चेंज नहीं है। करंट के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व करूँगा वो ज़्यादा आसानी से भी समझ में आएगा, मैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी समझाऊंगा तो समझ में आएगा। तो वही है, जब अगर इसके अक्रॉस हम लगाएंगे तो चूँकि हमको पता है सिंस वी नो दैट वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज है ना, इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर जो होता है, अक्रॉस इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर क्या होता है, एक सोलेनॉइडल एक इंडक्टर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, करंट के चेंज मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होता है उसका अपोज करता है, करंट का अपोज नहीं करता, करंट के चेंज का अपोज करता है। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट का अपोज करता है, इंडक्टर क्या होता है, करंट का नहीं, करंट के चेंज का अपोज करता है, मतलब di/dt का अपोज करता है। तो डेवलप्ड अक्रॉस जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप अक्रॉस इंडक्टर VL का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है L di/dt। देखो यही है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका अपोज करता है। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ या यूजिंग किरचॉफ्स लॉ अगर हम लिखें, तो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ की अगर हम बात करें तो किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि जो वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे L di/dt इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर di/dt इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ध्यान से, तो हमारे पास di जो आएगा वो आएगा वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। क्या मिलेगा हमको, i जो आएगा वो आएगा वी नॉट बाई साइन का होता है माइनस, और 1 में ओमेगा आएगा l और इनटू कॉस ओमेगा टी। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं i इक्वल्स टू वी नॉट बाई एक्सएल, और कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस π/2। क्यों, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो माइनस साइन थीटा माइनस π/2, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो इस कॉस थीटा को हमने माइनस साइन थीटा माइनस π/2 से रिप्लेस किया, तो ये माइनस कट जाएगा और बाकी ओमेगा टी माइनस π/2 आएगा। अब इस चीज को और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं वी नॉट, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं आई नॉट, और लिख सकता हूँ मैं इसको साइन ओमेगा टी माइनस π/2। जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, जब हमने v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लगाया था तो हम क्या देख रहे हैं कि जब साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस π/2 आ रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज करंट क्या है, π/2 फेज पीछे चल रहा है, ठीक है। और अगर इस क्वांटिटी की बात की, ये क्या है, तो वेयर एक्सएल जो है वो ओमेगा एल है, और ये भी हमारा क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहलाता है ये, इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बेसिकली इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस तो लगा नहीं, इंडक्टर लगाया, और रेजिस्टेंस का आर होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इंडक्टर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो सर्किट के लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सएल बोलेंगे या ओमेगा एल। और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर हम निकालें तो यूनिट ऑफ एक्सएल वो आएगा अपना ओम, सेम आएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ओमेगा 1/सेकेंड, इंडक्टर का जो होता है हेनरी होता है, हेनरी को वोल्ट लिख सकते हैं, वोल्ट सेकेंड पर करंट पर एम्पियर, ठीक है। निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा। अब इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट हमारा चेंज होगा। कैसे, तो अगर हम वी नॉट साइन ओमेगा टी मतलब वोल्टेज 0 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 0 रखोगे तो माइनस करंट नेगेटिव रहेगा, माइनस π/2 मतलब माइनस आई नॉट साइन π/2। तो करंट यहाँ कहीं माइनस आई नॉट देगा आपको, और ये वैल्यू कुछ ऐसे बदलेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, द वेरिएशन इज लुक्स लाइक, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर भी करंट 0 होगा,
जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट नेगेटिव में चल रहा होगा, फिर जैसे जैसे वोल्टेज जीरो होगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। सो देयर इज अ फेज डिफरेंस। क्या बोलेंगे? सो हियर हम यहाँ ये बोलेंगे, हियर करंट इन इंडक्टिव सर्किट is π/2 फेज लेग्स बिहाइंड, मतलब पीछे चलना, ठीक है, लेग्स बिहाइंड वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ही हम करंट की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा इनपुट में वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज दे रहे हैं और करंट को स्टडी कर रहे हैं। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये पता चलता है कि जो हमारा करंट है वो π/2 फेज पीछे चल रहा है। पर अगर हम करंट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो वही वोल्टेज हमारा π/2 फेज आगे चला जाएगा। जब फेजर समझाऊंगा, फेजर डायग्राम से इसी सब कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा तो चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी, तो थोड़ा सा इंतजार, ठीक है। यहाँ पर भी बात कर लेते हैं इंस्टेंट पावर की। तो फॉर्मूले के मुताबिक वोल्टेज इंटू करंट मतलब हमारा V0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस ऊपर डेरिवेशन जो किया हूँ उसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस ये I0 हो जाएगा हमारा, और कॉस ओमेगा टी उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। मतलब लिख सकता हूँ मैं माइनस VRMS IRMS साइन 2 ओमेगा टी। ये हमारा P इंस्टेंट हो गया। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे पावर बदलता जाएगा। सिमिलरली एवरेज पावर की बात करेंगे तो माइनस VRMS IRMS एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। लुक दिस इज अगेन ज़ीरो। तो एवरेज पावर इन इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, वो भी क्या आ गया? ज़ीरो। इससे क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी एवरेज इंडक्टिव सर्किट की एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमारा एवरेज पावर इन वन कंप्लीट साइकिल ना, वन कंप्लीट साइकिल, हाफ साइकिल में नहीं, इन वन कंप्लीट साइकिल में कितना आएगा? ज़ीरो, ठीक। इसमें भी हम थोड़ा सा एक्सेल पे चर्चा कर लें, बिहेवियर ऑफ एक्सेल, है ना, बिहेवियर ऑफ एक्सेल ऑन किस पे? डीसी और एसी करंट पर, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट पर। तो एक्सेल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल। ओमेगा एल का मतलब 2πf इंटू एल। दिस इम्प्लाइज एक्सेल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर फ्रिक्वेंसी। तो अगर हम बात करेंगे डीसी की, जिसकी फ्रिक्वेंसी टेंस टू जीरो, लो फ्रिक्वेंसी, तो इसका मतलब एक्सेल भी क्या होगा? टेंस टू जीरो, मतलब लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्या करेगा? लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे एसी की, जिसका हाई फ्रिक्वेंसी होती है, तो एक्सेल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? हाई, मतलब हाई रेजिस्टेंस। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब कभी किसी इंडक्टर से अल्टरनेटिंग करंट एसी पास करता है तो इंडक्टर क्या करता है? उसका अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। मतलब अगर अल्टरनेटिंग करंट पास करोगे, साफ साफ देखो, अगर किसी इंडक्टर से अल्टरनेटिंग करंट पास करेगा तो उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। साफ साफ देखो, अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हो तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज़्यादा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सेल भी क्या है? बहुत हाई है, मतलब हाई रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर अल्टरनेटिंग करंट आप किसी इंडक्टिव सर्किट में भेजोगे तो वो उसका अपोज करेगा। जबकि वहीं अगर आप इंडक्टिव सर्किट में अगर आप डीसी करंट भेजोगे तो वो लो रेजिस्टेंस, मतलब एक सिंपल शॉर्ट सर्किट की तरह, किसकी तरह बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जबकि एसी करंट के लिए ये ब्लॉक करेगा, मतलब उसको रोकेगा। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं अपोज करेगा, और इन शॉर्ट यहाँ क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट सर्किट, मतलब अलाउ कर देगा या पास कर देगा। सिंपल पास कर देगा, करंट को क्या कर देगा? पास कर देगा।